हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास दायल और आज हमारे साथ है प्रदीप कुमार। इनकी यूपीपीएससी के जो रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं 2021 का जो पेपर था उसमें इनकी रैंक 2 आई है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट पे, जो कि गजेटेड पोस्ट है, जो काफ़ी ज़्यादा सॉट आफ्टर पोस्ट है। दो दो सीट्स में से एक सीट इनको मिली है। वेलकम प्रदीप, सीएससी टॉपर चैनल पे आपका। थैंक यू विकास, थैंक यू। प्रदीप, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी एजुकेशन कैसे हुई वगैरह वगैरह, ताकि लोग कुछ रिलेट कर पाए कि हम भी इस तरह का बात कुछ फॉलो करें। बेसिकली मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो जवाहरलाल नवोदय विद्यालय से हुई है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया। उसके बाद एमएससी केमिस्ट्री मैंने किया। उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। हम्म। दूसरी चीज, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने यूपीएससी की तैयारी क्या इससे पहले की, या फिर यूपी पीसीएस स्पेसिफिक तैयारी रही है? आपने कहाँ रह के तैयारी करी, इन सब चीज़ों के बारे में बताइए थोड़ा सा। वॉल्यूम थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी थी। लेकिन मेरा 2018 में जैसे मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी, मेरा यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। तो फिर मैंने बेसिकली जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ उसके बाद मेंस वगैरह देने के लिए मैं इधर यूपीपीसीएस में शिफ्ट हो गया। फिर मेरा लगातार प्रीलिम्स यूपीपीसीएस का निकलने लगा और मैं यूपीपीसीएस का अटैम्प्ट देने लगा। ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। इसी वजह से 17 ये सेकंड अटेम्प्ट मेरा इंटरव्यू कॉल आया, हाँ तो जी सर। आपने इस बार वाले 2022 को मिला के आपने यूपीपीसीएस के 3 प्रीलिम्स आपने क्लियर करे हैं, हाँ 3 दिन। और तीनों टाइम आपने मेंस लिखा। एक बार आप इंटरव्यू दे चुके हैं जिसमें आपका क्लियर हो गया, पहला इंटरव्यू था। अ, जो आपसे सवाल है कि आप साथ में यूपीएससी को और यूपीपीएससी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। यूपी आपका पहला एम क्या था? कॉलेज जब से आप आए थे, दिल्ली में आपका कॉलेज हुआ, तो आप किस किस तरह से आपने ग्रेजुएशन को लिया, आपने उसके बारे में कुछ बताइए कि पहले आप यूपीएससी की तरफ इंक्लाइंड थे, आपने उसके अटेम्प्ट दिए, उसमें कैसा आपका अनुभव रहा, और यूपीएससी और यूपीपीएससी में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला बाद में? बेसिकली मैंने स्टार्टिंग जो की थी, मेरा ग्रेजुएशन से एम यूपीएससी की तरफ था। यूपीएससी के अटेम्प्ट देने के बाद में डिफरेंस ये है यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में अगर स्पेसिफिक देखा जाए तो यूपीएससी में थोड़े एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं और यूपीपीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपके फैक्ट बेस्ड ज़्यादा रहते हैं। और यूपीपीसीएस में थोड़ा प्रीवियस ईयर रिपीटेड हो जाते हैं, यूपीएससी में एज सच कम रहते हैं। और करंट अफेयर का वेटेज दोनों में एज कंपेरिजन दोनों बराबर रहता है, लेकिन यूपीपीसीएस में करंट अफेयर डायरेक्ट पूछा जाता है, यूपीएससी में एनालिटिकल में पूछा जाता है। मेंस सेम टू सेम है, मेंस का सिलेबस एज इट इज है। बस मेंस में यूपीपीसीएस में यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, जीएस 1 और 2 पेपर में। तो प्रदीप, अगला जो सवाल है आपका, क्योंकि आपके यूपीपीएससी के जो प्रीलिम्स का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा रहा। आपने 3 बार लिखा, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा रहती है यूपीपीएससी की। मतलब कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि टफेस्ट पीसीएस एग्जाम होगा, क्योंकि यस सर। इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो क्या आपने अप्रोच लगाई यूपीपीएससी के ये जो प्रीलिम्स को लेके? आपका अच्छा अप्रोच क्या था ऐसा जिससे आप क्लियर कर पाए उसको तीनों बार? मेरा अप्रोच ये था कि मैं प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करता था, प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखता था, प्रीवियस ईयर ज़्यादा फोकस करता था। और करंट अफेयर का जो वेटेज रहता था 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर थोड़ा अच्छे से कर लेता था। लेकिन मेन बेसिकली यही है कि अगर आपका प्रीवियस ईयर स्ट्रॉन्ग है, प्रीवियस ईयर स्ट्रॉन्ग है और आपका बेसिक क्लियर है तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो एक जो सवाल अक्सर पूछा जा रहा है हम लोगों से भी कि जो यूपीएससी, क्योंकि आपने तैयारी शुरू उससे करी थी, तो यूपीपीएससी में कौन सी बुक्स या कौन से रिसोर्सेज जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं प्रीलिम्स अगर स्पेसिफिक देखें तो? प्रीलिम्स स्पेसिफिक देखें तो जो ये घटना चक्र वगैरह के रिसोर्सेज आते हैं प्रीवियस ईयर, वो ज़्यादा प्रेफर करने पड़ते हैं। और मेंस में तो तुम्हारा ऑन एवरेज सेम रहता है, बस यूपी स्पेसिफिक तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। वो आप नेट से भी नोट्स बना सकते हैं और यूपी की बुक्स लेके भी नोट्स बना सकते हैं। तो आपका कहना है कि यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में आपने घटना चक्र हाँ जैसे एक सोर्स है जो जी आपने जी एडिशनल रेफर किया। जी। करंट अफेयर्स के लिए प्रीलिम्स स्पेसिफिक कौन सा सोर्स आपने रेफर किया वैसे? करंट अफेयर्स के लिए बेसिकली मैं तो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से कर लेता था। और जैसे आपका ये आपने मुझे 2019 में एक ट्रिक बताई थी कि जो प्रीवियस ईयर होते हैं उनको आप जो ऑप्शन नहीं आ रहे होते हैं उनको एक तरफ नोट डाउन कर लो और उनको बार बार रिवाइज करो। और वो मुझे फ़ायदा भी करता था कि एग्जाम टाइम में जो मेरे नोट्स बने होते थे जो मुझसे नहीं आ रहे थे प्रीवियस में, तो मैं उनको रिवाइज करते जाता था। तो 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मेरे ठीक हो जाते थे, जो चांसेस। तो प्रदीप, जो आपने ये जो तरीका बताया था, हमने कई लोगों पे अप्लाई किया और अभी हम लोग उसको अपनी टेस्ट सीरीज में अभी अप्लाई करते हैं। काफ़ी आपको भी बेनिफिट किया, दैट इज़ ग्रेट यस यस टू यस। हेयर फ्रॉम यू। यस। अगली जो, लेकिन हम फिर से इस पे फोकस करते हैं कि
जैसे यूपीपीएससी के मेंस की तरफ अगर हम जाएं तो जीएस, एसए और ऑप्शनल, आपका ऑप्शनल केमिस्ट्री यस। था, तो ऐसा कहा जाता है कि साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। मतलब यूपीपीएससी में अगर आप बैठ रहे हो, साइंस का कोई सब्जेक्ट है आपके पास में, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं क्लियर करने के। और शायद आपके सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे केमिस्ट्री में भी 2018 के अटेम्प्ट में, जिसमें आपका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। तो क्या आपको इस बारे में आपका कुछ बताइए, क्या पॉइंट है? जैसे 2018 में जो 2018 में ये था कि आपका हाँ नो डाउट साइंस में ज़्यादा मार्क्स मिलते थे। मेरे भी केमिस्ट्री में 274 मार्क्स थे जो हाईएस्ट थे उस टाइम। उसके बाद लेकिन इस साल क्या हुआ है 2021 में, ये कैपिंग सिस्टम इन्होंने कर दिया है। कैपिंग सिस्टम में ऑप्शनल के मार्क्स ऑन एवरेज सेम कर दिए हैं, तो ऑप्शनल का रोल थोड़ा कम हो गया है। आपका जीएस और एसए और हिंदी का रोल ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऑप्शनल का थोड़ा रोल अब धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है इस साल से। लेकिन 18 तक ये रोल ज़्यादा था। हाँ, लेकिन इस साल से ये जो सिलेक्शन हुआ है कि इसमें ह्यूमैनिटीज़ के भी बच्चे ज़्यादा सेलेक्टेड हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि अभी इस चीज में बदलाव आ चुका है, अगर हाँ, आपके जो अभी बदलाव आ चुका है, इस साल से बदलाव आ चुका है। तो एक जो आपसे 2018 का अटेम्प्ट आपने दिया था उसमें आपका मेंस क्लियर नहीं हुआ था, 21 में आपने इंटरव्यू दिया, उसके बाद आपका रिजल्ट भी रहा, 5 रैंक आपकी आई, सेकंड रैंक आपकी आई। तो आपने जीएस की तैयारी में किस तरह से बदलाव किया? केमिस्ट्री में तो आपका ऑलरेडी स्कोर काफी अच्छा था, तो उसमें क्या आपने अलग किया 2021 में? 2021 में मैंने ये अलग किया था कि जैसे 2018 में आंसर राइटिंग नहीं कर गया था, जो एकदम ट्रू बात है कि मैं आंसर राइटिंग करके नहीं, डायरेक्ट कुछ ही मैंने क्वेश्चन पेपर लिखे थे। और यहाँ तक कि एसए का मैंने तो एक ज़्यादा एसए का भी लिखा होगा, डायरेक्ट वहाँ लिखा था, तो ये मेरी गलती रहती। फिर 2021 में जैसे आपने अब मैं आप 2021 में मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी, तो आपको आंसर भेजता रहता था, तो आप चेक करके विद इन 2 आवर्स में आप चेक करके मुझे दे देते थे। फिर उसके बाद मैंने कुछ इंस्टीट्यूट की आंसर राइटिंग ज्वाइन की थी, जो काफ़ी है। लेकिन ये है कि 2021 में मैंने जो आंसर राइटिंग की थी वो एक रिदम वे में करी थी, लगातार आंसर राइटिंग की थी एकदम। और यार मुझे याद है कि आपने मतलब कि जीएस के अंदर आपने 60 टेस्ट आपने शायद लिखे हाँ, थे, मतलब पता नहीं उससे भी ज्यादा लिखे हो। हाँ 2021 में। 2021 में आपने कई सारे टेस्ट लिखे थे, आपने कई कई कॉपियां मेरे को भी भेजी थी, कई हाँ, और दोस्तों से भी आप चेक हाँ, करवाते रहते थे। हाँ, तो वो टेस्ट लिखने का जो अप्रोच था उसने आपको आपको कैसे आपकी इंप्रूव हुई आंसर राइटिंग? आपको भी समझ में आया होगा कि इस बार शायद मैं बेहतर लिखूंगा। हाँ। तो बेसिकली ये है, मैं डेली आंसर राइटिंग करता था, तो 7 से 8 क्वेश्चन डेली लिखता था। तो एक टाइम फेज ऐसा आ गया था जब 27 मार्च को मेरा मेंस था कि मेरे को आंसर याद से होने लगे थे। मेरे को एक फ्रेमवर्क बन गया था पूरा, कि जब मैंने मेंस में बैठा था तो पूरा एकदम आंसर का फ्रेमवर्क बना हुआ था, बस मुझे वहां जाकर उतारना था। ये स्थिति आ गई थी लगातार आंसर राइटिंग करने से। तो आपने जैसे गाइड करा था कि आप डाटा उसमें डालना है, फिगर डालना है, तो वो बेसिकली मैं डाटा और फिगर हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम डालने की कोशिश करता था जहाँ ज़रूरत होती थी, और उसका बेनिफिट मेरे को जरूर मिला होगा। प्रदीप यार, एक जो चीज आपके साथ में थी कि जब हम पहले 2018 में आपके बात करते थे, बहुत सारे लोगों को और भी दिक्कत आती है क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट रहे बहुत शुरू से ही, आप पहले नवोदय स्कूल से पढ़े थे, साइंस के स्टूडेंट रहे। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लैंग्वेज पे आप इतना फोकस नहीं करते, क्योंकि केमिस्ट्री में इक्वेशंस पे आप फोकस कर रहे हो, आपने केमिस्ट्री ऑनर्स करा था, उसके बाद आपने मास्टर्स करा। तो कई बार लोग इस चीज से, मेरे को लगता है कि आप बहुत अच्छा बता सकते हैं कि जैसे जो ग्रामेटिकल ये है कि ग्रामर का कितना इंपॉर्टेंस है, आपकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो आपको जनरली ये क्रिटिसिज्म मिलता था कि आपकी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं आ रही, आपके वर्ड्स, मैं खुद बोलता था कि थोड़ा बेटर करो यार, इसको कैसे करोगे? तो लेकिन फिर भी आपने उस चीज को बेहतर कर लिया, मतलब तो वो कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से अगर आपने चेंज किया तो कितना किया, क्या इंपॉर्टेंस है उसका सही में? हाँ, इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन ये है कि जैसे शुरू में मैं आंसर राइटिंग करता था, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती थी और ग्रामेटिकल मिस्टेक होती थी बहुत ज़्यादा। तो जैसे आपने इम्प्रूव करके देते, उसे सर्कल करके देते थे, तो मैं उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करता था। लेकिन ये है कि जैसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो मैं उसे नेक्स्ट टाइम करने की कोशिश नहीं करता, उसे मैं नोट डाउन कर लेता था, मैं देख लेता था कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। तो इस तरीके से मैंने इम्प्रूव करा थोड़ा। आपने बोला न्यूज़पेपर वगैरह स्टार्ट करो, तो उससे मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक कम हुई। तो 2021 में मेरा काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन ये नहीं है कि पूरा, अगर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक है और आपका थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है तो आपको पूरा मेंस नहीं होगा। मेरा थोड़ा बहुत होता था जो सही है एकदम। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन बहुत एक्सेसिव बहुत एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, बहुत एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। एक प्रदीप आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जो जीएस है यूपीएससी का जी सर। वर्सेस आपने 2020 में शायद यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट दिए, वहां पर आपका प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, जी सर। तो वो कितना बड़ा सेटबैक था? आप किस तरह से देखते थे, मतलब आपने करियर को किस तरह से चार्ट आउट किया? कई लोग कहते हैं कि साथ में हम कर लेते हैं दोनों के दोनों, यूपीएससी और यूपीपीएससीएस। आपने एक डिसीजन लिया उस टाइम पे कि यार मैं अभी
इसी पे फोकस करूंगा। तो वो डिसीजन आप किस तरह से देखते हैं, और किस तरह से क्या हम बैलेंस कर सकते हैं यूपीपीएससी को, यूपीएससी को? आपने और भी लोग देखे हैं अपने साथ में इस तैयारी को करते हुए, तो उस बारे में क्या आपका एनालिसिस है व्हेन यू लुक बैक? नो डाउट वैसे बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अभी जो ट्रेंड हो गया है, यूपीएससी का मेन जैसे ही खत्म होता है उससे 2-3 दिन बाद यूपीपीसीएस का मेंस स्टार्ट होता है। तो एक हिंदी का पेपर एक्स्ट्रा होता है जिसके मार्क्स काउंट होते हैं यूपीपीसीएस में। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है यूपीएससी वाले छात्रों के लिए। और जो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं उसका वेटेज अब मेंस में ज़्यादा बढ़ गया है। जीएस 1 में आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जीएस 2 और 3 में मिलेंगे। तो जैसे यूपीएससी का अगर आप अटेम्प्ट दिखाते हैं तो उसमें जब थोड़ा दिक्कत हो जाती है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो ये अब मेजर डिफरेंस रह गया है। इसी वजह से मैं यूपीएससी से एकदम शिफ्ट हुआ था यूपीपीसीएस के लिए कम्प्लीटली, यही कारण था मेरा। आपने बताया कि यूपीपीएससी में कुछ अलग जो सिलेबस है, जैसे कि हिंदी का है या फिर यूपी स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं, उसकी तैयारी आपने कहाँ से करी? डिटेल्ड अगर आप बता पाएं कि किस तरह से आपने उसको टैकल किया। जैसे जो GS 1 2 3 4 में तो है नहीं, पूरा इथिक्स है। GS 1 2 3 में अगर हम यूपी स्पेसिफिक टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन है, अगर उन पे उनका मैं बेसिक मेरा ये तरीका होता था कि यूपी स्पेसिफिक कोई भी क्वेश्चन आना है, मेरे को यूपी का मैप बनाना है, मैं यूपी का मैप बनाता था, उसमें क्वेश्चन की डिमांड रखता था। जैसे यूपी का वाइल्ड लाइफ टूरिज्म आया, यूपी की स्किल डेवलप आया, कुछ भी आया, यूपी की इंडस्ट्री आया, तो मैं वो मैप के बेसिस पे दिखाता था। वो मैं इंडिया के मैप, इंडिया का अगर कोई क्वेश्चन आता था वही मैं अप्लाई करता था। तो बेसिकली ये है कि अगर आपका मैप बेस्ड और आपका डाटा डाला हुआ क्वेश्चन में, तो आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। ये तरीका है। आपने अलग सोर्सेज कुछ रेफर करे, नेट से रेफर करा, या कहाँ से यूपी वाला और जो हिंदी का खास तौर पे कोई बुक आप स्पेसिफिकली बता पाएं जो कि एक कंप्लीट सोर्स हो उस चीज़ का? मैं क्या करता था, GS 1 के जो यूपी के टॉपिक हैं, एक टॉपिक लिख लेता था एक पेज पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाता था यूपी स्पेसिफिक, उससे डाटा कलेक्ट करता था, उसकी स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम। मेरा ये था कि जो क्वेश्चन आता है मैं हर एक क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ गवर्नमेंट की स्कीम में, एक साइड में क्वेश्चन के ब्रैकेट बनाता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ, उसमें गवर्नमेंट की स्कीम जरूर डालता हूँ। तो जो भी मेरा रहता था कि गवर्नमेंट की स्कीम डालनी है, गवर्नमेंट का डाटा डालना है, गवर्नमेंट की क्या क्या नए टारगेट हैं वो सब की डिटेल ये डालनी होती थी। और मैं हर एक टॉपिक का क्वेश्चन का पहले नोट्स बना लेता था। तो जैसे सिलेबस में जो दे रखा है, आप गवर्नमेंट सोर्स पे गए और वहां से आपने नोट बनाए नोट्स बनाए। और हिंदी के लिए? हिंदी के लिए, हिंदी थोड़ा मेरा जैसे इंग्लिश मीडियम था तो थोड़ा ग्रामर थोड़ा कमजोर था, तो मैं हिंदी के लिए यही करता था, प्रीवियस ईयर सारा फॉलो करता था, प्रीवियस ईयर याद करता था, उनको लिखता था। तो मेजर अप्रोच प्रीवियस ईयर की थी? प्रीवियस ईयर एकदम, हिंदी के लिए मेजर अप्रोच प्रीवियस ईयर की थी। प्रदीप, एक जो अलग चीज़ है कि यूपीपीएससी के अंदर जो पैटर्न है वो एकदम यूपीएससी के जैसा का जैसा है, सीट्स लेकिन बहुत कम होती है, तो कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग इलाहाबाद में रह के तैयारी करते हैं, कुछ घर पे रह के तैयारी करते हैं, कुछ दिल्ली में रह के तैयारी करते हैं। आप दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में रह के आपने शायद मेजर तैयारी आपने करी थी, तो उसका आपको कुछ लगता है कि जैसे मेंस की जब तैयारी कर रहे हो, आपको कभी फील हुआ कि यार मेरे पास और एक पीयर ग्रुप होना चाहिए, या वैसा कुछ, या आपने ऑनलाइन टेस्ट दिए या ऑफलाइन दिए, या किस तरह से वो किस तरह से रहा आपका? मैंने बेसिकली ऑफलाइन टेस्ट दिए, और जो ग्रुप का रोल रहता है वो तो रहता ही है, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह का रहता है, तो उनसे एक तरीका और एक कंपटीशन भी पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं। जैसे मैं 2018 में टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या कंपटीशन है, कैसे बच्चे लिख रहे हैं। अब जब मैंने ये 2021 में लगातार आंसर राइटिंग करी है, तो उसमें एक तरीका पता चल जाता था कि लोग क्या लिख रहे हैं, लोग डिमांड क्या है, क्या तुम्हारा कंपटीशन है, इस तरीके की अप्रोच पता चल जाती, नए नए डाटा ऐड ऑन कर हो जाता था। तो ये सब चीज़ें बेसिकली। प्रदीप, जो अगला सवाल है, जो अगला सेक्शन ऑफ इंटरव्यू है, वो ये है कि आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, आपने आपने शुरू से ही आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, आपका वन ऑफ द क्या आपका हाईएस्ट स्कोर रहा उसमें। तो केमिस्ट्री में आपने कौन सी बुक्स आपने रेफर करी, किस तरह से आपने अप्रोच किया यूपीपीएससी के मेंस को? कि आपने बहुत सारी आंसर राइटिंग करी, या कोई नोट्स फॉलो करे, या किस तरह से उसको लिया आपने? जैसे मैंने ग्रेजुएशन मेरा केमिस्ट्री से था, और एमएससी मैंने केमिस्ट्री कर रहा था, मेजर पोर्शन मेरा तैयार था। बेसिकली मुझे नोट्स बनाने थे, मैं क्या करता था, सिलेबस के जो टॉपिक हैं उनके सबके नोट्स बना लेता था, और प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। जो प्रीवियस ईयर होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। और यही है कि मैक्सिमम प्रीवियस ईयर आपका रिपीट हो जाता है, 50 to 60% प्रीवियस ईयर रिपीट हो जाता है। अगर आपको उस पर कमांड अच्छा है तो आप कर ले जाओगे। ये बात आपकी पूरे जो डिस्कशन में कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी जिस भी एग्जाम में जो लोग क्लियर करते हैं, उनका एक मेजर अप्रोच जरूर रहता है कि वो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा गाइडेड रहते हैं।
तो कहीं ना कहीं आपने भी वो चीज़ करी। जी जी केमिस्ट्री में भी आप बता रहे हैं कि उस चीज़ को आपने किया। इंटरव्यू की स्टेज पे आपने किस तरह से उसको लिया? आपके पास शायद टाइम बहुत कम था इंटरव्यू के टाइम पे। जी जी किस तरह से आपने उसकी कोई तैयारी करी? पहला इंटरव्यू था आपका, जी तो मेरे को याद है आपको बहुत ऐसा भी था कि यार इंटरव्यू में पता नहीं कैसा किस तरह से जी जाएगा। आपने कई जी मॉक्स दिए थे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? कैसे आपने उसको लिया? तो वो मार्क्स आएंगे उसके बाद में आइडिया लगेगा किस तरह जी। से रहा, लेकिन तैयारी किस तरह से करी थी आप? जैसे मेरा 13 जुलाई को मेंस का रिजल्ट आया था, तो अनएक्सपेक्टेड था कि एकदम से ही रिजल्ट आया। फिर 23 तारीख 21 जुलाई से हमारे इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे, तो 8 दिन का मुझे गैप मिला था। मेरा इंटरव्यू कोई तैयारी था, फर्स्ट इंटरव्यू था। तो मैंने 13 तारीख की शाम को आपको कॉल किया था शायद, ये मॉर्निंग में, 14 की मॉर्निंग में। तो आपने मुझे गाइड करा था कि नॉर्मल जाए, नॉर्मल रहना है, जो तू है वो ही तुझे दिखाना है, बेसिकली इस तरीके से आपने मुझे गाइड करा था। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लिए मिला। फिर मैंने 2 3 4 मॉक इंटरव्यू दिए कोचिंग में, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग में। तो लास्ट में चौथे पांचवें इंटरव्यू में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। एक इंटरव्यू इनका है भी जो मॉक में, आई थिंक वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है शायद, हाँ, यूट्यूब पे पढ़ा तो हुआ। उसकी मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन, आप देखना किस तरह से इनका उस टाइम पर रिव्यू, किस तरह से इनका अप्रोच था उस टाइम पे। एक प्रति बहुत हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत लंबी जर्नी थी। जी मुझे याद है कॉलेज 2015 में हमारा ख़त्म हुआ था। उसके बाद में आपने तैयारी करनी एमएससी शुरू करी थी, ज्वाइन। ऑलमोस्ट एमएससी में साथ में इनरोल किया था। लेकिन आप साथ साथ में कोशिश कर रहे थे कि तैयारी आप करते तैयारी, रहें, हाँ, एमएससी मतलब एमएससी एमएससी के साथ साथ एमएससी मैंने। के साथ साथ आप तैयारी कर रहे थे। हम्म, लगभग 7 साल हो चुके हैं उस बात को, जी जी। काफ़ी लंबा जर्नी था। तो किस तरह से, मतलब बीच में बहुत, किस तरह से इसको लिया पूरी जर्नी को? क्या आप बताना चाहेंगे किसी को कि अगर कोई किसी को बहुत टाइम लग रहा है तो, और वो बड़ा परेशान है इस चीज़ से कि यार ये तो निकल नहीं रहा है, कोई भी एग्जाम नहीं निकल रहा है या कहीं पे हो नहीं रहा है, जो मैं चाह रहा हूँ उतना बड़ा नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? जब आज आपका रिजल्ट आया, घर वालों से आपकी बात हुई होगी, आपको एक एक अफर्मेशन मिला होगा, ये जब रिजल्ट डिले हो रहा था आप देख रहा था मैं आपको कि आप बहुत परेशान भी थे उस चीज़ से कि यस यार क्या, मतलब यस मेरे यस। को क्लैरिटी नहीं मिल रही है, यूपीपीएससी का फिर से मेहनत मेंस आ गया था। क्या आपका मतलब, किस तरह से आप किसी को बताएंगे कि यार ये अगर आपका अटेम्प्ट में टाइम लग रहा है तो उसके बारे में कुछ बताइए? बेसिकली जो मेरे को टाइम लगा, वो दिक्कत ये थी कि जैसे मैं एमएससी भी कर रहा हूँ, फिर इधर तैयारी भी कर रहा हूँ, वो टाइम नहीं मैनेज हो पाता था। उसके बाद मैं एमएससी के बाद भी मैं ये टीचिंग का एक कोर्स होता है बीएड, उसमें इनरोल हो गया था, उसमें मेरा टाइम खर्च हुआ। तो बेसिकली मैं कंटिन्यूसली इस तरफ फोकस नहीं कर पा रहा था। तो मेरा 18 19 से फोकस कंटिन्यूसली इधर इस तरफ हुआ। और ये जो टाइम लगने का, आपको अगर टाइम कम लगाना है तो आपको बेसिकली जो मेंस आंसर राइटिंग है, शुरू में ही आपको, ये आपको प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा आपका। मेरे साथ भी हुआ था, फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मैं खुश हुआ कि चलो अब तो लगी हो ही जाएगा। लेकिन जब मेंस आप लिखते हैं ना, तो मेंस का एक अलग ही तरीका रहता है। अगर आपको आंसर राइटिंग होगा, आंसर राइटिंग पहले से तैयार होगा, आंसर राइटिंग कर रखा हो, तभी आप मेंस पे क्वालिफाई होंगे। तो 18 और 20 वाला, 21 वाला जो अंतर रहा, वो वही अंतर रहा कि आपको मेंस का आंसर राइटिंग पहले से तैयार रखना है, आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। प्रदीप, एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप मुरादाबाद जो जनपद है उसके, आप एक गांव से ही बिलोंग करते हो वैसे, जी है जी ना? आपके पिताजी टीचर हैं। जी अ, जो जिस तरह की पृष्ठभूमि से आप आते हो, वैसे कई सारे लोग हैं जो कोशिश करना चाहते हैं कि मतलब इतनी बड़ी नौकरी की तैयारी करें, उसमें उसका पार्ट बन पाएं। जी जी। तो आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि मतलब इतना बहुत ही वैसा बैकग्राउंड नहीं है कि बहुत बड़ी स्कूलों से पढ़े हों या वैसा कुछ रहा हो, तो उन लोगों को आप क्या बोल पाएंगे, क्या बोलना चाहेंगे कि कितना पॉसिबल है ये एग्जाम, और कितना, किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो पॉसिबल है, ये है पॉसिबल है। मैं तो ये सोचता था, कभी कभी इतना निगेटिव डाउट आता था, कभी कभी लगता था लक में है ही नहीं नौकरी। मैं आपसे भी बार बार बोलता था क्या नसीब में नहीं है, लग रहा है गलत एफर्ट लगा रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि आप कंटिन्यूस एफर्ट लगाएं, करते रहेंगे, आप कंटिन्यूस तैयारी करते रहेंगे, और बिना सोचे कि यार आप होगा नहीं होगा, मतलब ये थॉट्स तो आते हैं कि होगा नहीं होगा, लेकिन आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, हाँ हो जाएगा, और कंटिन्यूस एफर्ट रखेंगे, मेहनत आपको करना पड़ेगा। लगातार आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको निश्चित एक टाइम में सफलता मिल जाएगी। प्रदीप, इसके अलावा जो इतनी लंबी जर्नी रही, मतलब जिन लोगों ने, मतलब एक एक मौका होता है, सबका मन होता है कि यार इन लोगों को मैं कभी बोल नहीं पाया, इन लोगों ने कितना सपोर्ट किया। कई बार अपने माँ बाप को भी हम बोल नहीं पाते हैं इतना अच्छे से। तो मैं एक बार आप चाहूँगा कि आप इस कैमरे में देख के या इधर भी देख के आप बोलें उन लोगों को जिन जिन लोगों ने मतलब कहीं ना कहीं जो साथ रहे, ताकि एक 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 अगर आपका मन हो तो। जी, मैं बेसिकली पहले, अगर देखा जाए तो मैं अपने फ्रेंड्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसमें स्पेशली हरिंदर है,
और हरीश है जिसने मेरी केमिस्ट्री में हेल्प की। मैं प्रीवियस ईयर वगैरह उनसे पूछता रहता था, उनसे जैसे मेरा केमिस्ट्री शुरू में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो आए जैसे आईआईटी वगैरह हम स्टडी कर रहे थे तो वो मुझे बताते रहते थे, तो वो हेल्प करते रहते थे। उसके बाद आपने हेल्प नहीं, किया मेरा तो आप छोड़िए, बाकी बच्चों को इंटरव्यू, बताइए। और उसके बाद मेरे घर माँ बाप ने पूरा सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने एकदम कॉन्फिडेंस बना के रखा। मम्मी बोलती थी कि बेटा तू लगा रहा है, कभी ना कोई होगा, और मम्मी हमेशा सपोर्ट करती थी, कोई बात नहीं। और जैसे रिजल्ट निगेटिव रहता था तो घर वालों की तरफ से सपोर्ट मिलता था, वो बोलते थे कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, लगा रहे, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, इस तरीके से सपोर्ट मिलता है। भैया का भी बहुत सपोर्ट रहा भैया था, का हमें हमेशा याद है आज भी। भैया का हमेशा सपोर्ट रहा है, भैया हमेशा तैयार रहा है, वो भैया हमेशा तैयार रहा है। और भैया यही बोलता है कि कॉन्फिडेंस दिलाता रहता है, कोई नहीं तो एक दिन अधिकारी बनेगा, इस तरीके से वो लगातार बोलता रहता है। तो आज उसी की तो प्रदीप यार, मेरे लिए तो पर्सनली बहुत खुशी का मौका है। मैं 2012 से प्रदीप को जानता हूँ। तब से मतलब कॉलेज में जब हम थे, उसके बाद से मतलब 2013 से जब से हम थे साथ में, उसके बाद से मतलब जो तैयारी रही, संघर्ष रहा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज जब रिजल्ट देखा उस टाइम पे। और काफ़ी मतलब हमारा मन नहीं कर रहा था कि इसको इंटरव्यू के रूप में रिकॉर्ड करें, लेकिन एंड में हमने किया। और कुछ कुछ चीज़ें आपने शेयर करी। अगर कुछ और आपको लगेगा, जो चीज़ें प्रदीप आपको बता सकते हो, शेयर कर सके हो, जी इनको भी कई लोगों ने हेल्प किया, हमें भी कई लोगों ने हेल्प किया। सब लोगों को कुछ कोई ना जी कोई जी लोग होते हैं जिनको कोई ना कोई हेल्प जी करता जी है। हम ट्राई करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास में नहीं हो ऐसे लोग, तो उनको हम लोग मदद कर पाएँ। जी आप यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे कहीं पे जाकर हम लोगों से कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको कुछ भी दिक्कत इस तरह की फेस आ रही है, तो प्रदीप भी उस आपकी मदद करने के लिए वहाँ पर मौजूद यस रहेंगे। यस। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड थैंक यू विकास। इतनी ही बात हमारी तरफ से है। एंड